जुलाई 1942 अंधेरी रेगिस्तानी रात के साए में 18 जीपों का एक काफिला उत्तरी अफ्रीका के खतरनाक इलाकों से गुजर रहा है। मेजर डेविड स्टर्लिन ब्रिटिश विशेष बलों को एक जरूरी जर्मन हवाई अड्डे पर हमले के लिए ले जा रहे हैं। कायरो से 230 मील उत्तर पश्चिम में दुश्मन सीमा के भीतर। हालांकि स्टर्लिंग को अपनी टीम पर भरोसा है, पर वो चिंतित हैं। أين المطار؟ يجب أن يكون هنا। अचानक रात का अंधेरा सैकड़ों तेज बत्तियों से उभर उठता है। पहले स्टर्लिंग को लगता है कि उन्हें देख लिया है, पर जब एक विमान के इंजन की गड़गड़ाहट चुप्पी को तोड़ती है, तब उन्हें समझ आता है कि ये क्या हो रहा है। लुफ्टवाफे ने अपना लक्ष्य चमकदार रोशनी में रंग दिया है। स्टर्लिंग के बाईं ओर हैं एसएएस के दिग्गज कप्तान पैडी मेन إنه لمنظر جميل يا سيدي। और लेफ्टिनेंट कैरल मैथर। उनकी दाईं ओर फ्रेंच एसएएस की एक टुकड़ी फ्रांसिस नेता के उम्मीदवार आंद्रे जेरेनल स्टर्लिंग के आदेश के इंतजार में है। حان وقت العمل يا رجال। सैनिक अपनी बंदूकों पर तैनात होते हैं। हर जीप पर आगे और पीछे जुड़वा विकर्स K303 मशीन गनें लगी हैं। तैयार होने के इशारे के साथ स्टर्लिंग हमला शुरू करता है। من يجرؤ يفوز؟ इंजन गड़गड़ाने लगते हैं और जीपों की कतार आगे बढ़ने लगती है। वो रेत पर दौड़ते हुए युद्ध में कूद पड़ते हैं। हवाई अड्डे से करीब 800 मीटर दूर फैली हुई जीपों की एक टोली एक सीधी कतार में आ जाती है, जिसमें स्टर्लिंग की जीप बीच में है और जेरनहिल व बाकी साथी दोनों ओर। फिर जैसा कि वहां मौजूद कमांडो स्टीफन हेस्टिंग्स ने कहा, पहले एक हल्की गोलाबारी, फिर एक साथ 68 मशीन गनों की धमाकेदार बौछार। बंदूकों की ताकत से जीप हिलने लगती है जब वो लक्ष्य पर गोलाबारी करते हैं। जुड़वा विकर्स 1000 राउंड प्रति मिनट से चलती है, यानी 34,000 राउंड गोला बारूद हर 60 सेकंड में चमकते रनवे पर बरसते हैं, सामने से आते विमान के टुकड़े करते हुए। जर्मनों के नजरिए से ये आग और शोर की एक दीवार है, जहां लाल और सफेद ट्रेसर गोलियां उनकी ओर आ रही थी, टकराने वालों को चीरती हुई। जब आग लगाने वाली गोलियां विमानों में पड़ती हैं, ये डरावना मंजर है। जर्मन Ju-52 जो उतरने वाला था, ट्रेसर्स फायर देखता है, पर वो पहले ही अंतिम चरण में है और उतरने को मजबूर है। उतरते से ही जर्मन रक्षक रोशनी बंद कर देते हैं और हवाई अड्डा फिर से अंधेरे में डूब जाता है। हमलावर गोलाबारी रोकते हैं, पर यह बस उनकी योजना की शुरुआत है। स्टर्लिंग फ्लेयर गन निकालता है और आसमान में चलाता है। फ्लेयर ऊंचा जाकर रेगिस्तान को हरी रोशनी से चमकाता है। إلى الأمام। वो चिल्लाता है जब जीप हवाई अड्डे की ओर दौड़ती हैं। स्टर्लिंग मोर्चा संभालता है। उसके पीछे जेरनहिल उनकी जीपें कसी हुई पंक्ति में रनवे पर चलती हैं, दो काफिले प्रत्येक 4.5 मीटर की दूरी पर। स्टर्लिंग एक घातक तीर की नोक बन जाता है। वो खड़े जर्मन विमानों पर अपनी बंदूकें बरसाते हैं। वो स्टूका डाइव बॉम्बर्स को टुकड़ों में उड़ाते हैं, फिर Bf-109 फाइटर्स पर निशाना साधते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। Ju-88, Bf-110, Ju-52 लुफ्टवाफे का गौरव रेगिस्तानी रात में जलकर खाक हो जाता है। जर्मन सैनिकों के लिए ये पूरी तरह तबाही है। वो पूरी तरह से अनजान और सदमे में है। कुछ सैनिक खड़े विमानों के नीचे छिप जाते हैं। ये अच्छा फैसला नहीं था। हाल ही में उतरे Ju-52 का चालक दल कॉकपिट की लाइट और इंजन बंद करने की कोशिश करता है, दूसरे विमानों के बीच छिपने की कोशिश में। जीपें रेंगती हैं 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से, यानी तेज चलने से थोड़ा ही तेज। वो बिना किसी रुकावट के रनवे के अंत तक पहुंच जाते हैं, पीछे तबाही छोड़ते हुए। Ju-52 और उसका चालक दल तूफान में फंस जाते हैं। काफिला रनवे के अंत तक पहुंच जाता है और टैक्सीवे की ओर मुड़ता है, जहां और खड़े विमान इंतजार कर रहे हैं। स्टर्लिंग रुकने का इशारा करता है और देखता है कि सारी जीपें लाइन में हैं। संतुष्ट होकर वो बढ़ने का आदेश देता है और टैक्सीवे पर तबाही का सिलसिला जारी रखता है। पर यही छोटा विराम जर्मन रक्षकों को फिर से संभलने का मौका देता है। कुछ जर्मन तेजी से रक्षात्मक जगह की ओर दौड़ते हैं, 20 mm ब्रेडा, एंटी एयर गन और कुछ पोर्टेबल मोर्टार पकड़ते हैं। एक जर्मन सैनिक चिल्लाता है, إذا لم نوقفهم فكل شيء سيضيع। वो एक मोर्टार दागते हैं। स्टर्लिंग को ऊपर से सीटी की आवाज सुनाई देती है और फिर पहला मोर्टार गठन के बीच में गिरता है, जीपों के बीच में, जेरनहिल और बाकियों को बाल बाल बचाते हुए।
फिर जर्मन विमान भेदी गन और इटली की ब्रेडा तोपें ब्रिटिश सैनिकों पर बेतहाशा गोलाबारी शुरू कर देती है। गोलियां कमांडो के सिर के ऊपर से गुजरती हैं। वो जीप में जितना हो सके नीचे झुकते हैं जब दुश्मन का हमला सीधे उनके गठन को भेदता है। एक गनर सिपाही जॉन रॉबसन गोलियां लगते ही अपनी मशीन गन पर गिरते हैं। उन्हें उस ब्रेडा को नष्ट करना होगा। स्टर्लिंग अपने गनर सार्जेंट जॉनी कूपर को चिल्लाता है। जैसे ही जॉनी ब्रेडा गन पर निशाना साधता है, उसका एक गोला स्टर्लिंग की जीप को भेदता है। कुछ इंच से उसके घुटने को चूमते हुए स्टर्लिंग की जीप रुक जाती है। वो चिल्लाता है, एक दूसरी जीप उनके लिए रुकती है। ये रॉबसन की जीप है और स्टर्लिंग को युवा सैनिक का भयानक दृश्य दिखता है जो जीप के पीछे पड़ा है। उसके सिर का जो हिस्सा बचा था वो उसकी गन पर टिका हुआ था। स्टर्लिंग की नई जीप काफिले में शामिल हो जाती है जो दुश्मन की स्थिति को तबाह कर रहे हैं। मोर्टार के गोले अब भी बरस रहे हैं, जमीन को हिलाते हुए और छर्रे हवा में उड़ रहे हैं। पर एसएएस के सैनिक हार नहीं मानते। उनकी गोलाबारी दुश्मन की पोजीशन चीरती है। ब्रेडा गनर मोर्टार क्रू पर हावी हो जाते हैं और एक एक करके गिरते हैं और बचने वाले जान बचाकर भागते हैं। जब काफिला टैक्सी वे के अंत तक पहुंचता है, स्टर्लिंग हॉर्न बजाकर पूरी तरह रुकने का आदेश देता है। जीपें उसके पास रुकती हैं और वो इंजन बंद करने के लिए चिल्लाता है ताकि उसे सुना जाए। हवाई अड्डा खामोशी में डूबता है और उस आग से चमकता है जिसमें लुफ्टवाफे के स्क्वाड्रन भी थे। स्टर्लिंग को राहत मिलती है कि रॉबसन उनकी एकमात्र हानि है। अभी भी उनके पास काफी गोला बारूद है। काम अधूरा छोड़ने का कोई मतलब नहीं। سنقوم بجولة أخرى على هذا الجانب من منطقة التفرع ثم نهجم وانتبهوا لمدافع بريدا اللعينة تلك। इंजन फिर से गड़गड़ाते हैं और वो हवाई अड्डे के किनारे की ओर बढ़ते हैं। वो मलबे के पास से गुजरते हैं जहां चारों ओर टूटे और जलते विमान पड़े हैं। मलबे में वो एक सही सलामत BF-109 देखते हैं और वो गोलाबारी शुरू करते हैं, उसे कबाड़ बनाते हुए। स्टर्लिंग एक बार फिर से फ्लेयर गन उठाता है और फायर करता है। इस बार ये लाल फ्लेयर है जो पीछे हटने का संकेत देता है। उनका काम खत्म या शायद नहीं। पर उसी रोशनी में दिग्गज अधिकारी ब्लेयर पैडीमैन को मलबे के बीच एक सही सलामत Ju-52 ट्रांसपोर्ट दिखता है। बिना चेतावनी के पैडी अपनी जीप से कूदता है, एक बम उठाता है और उसे ट्रांसपोर्ट के पंख पर रख देता है। फिर अपने लोगों के पास वापस लौटता है। जैसे ही एसएएस के सैनिक रात में भागते हैं, Ju-52 जोरदार धमाके से जल उठता है। जर्मन उनकी तलाश में विमान भेजेंगे, पर सैनिकों के पास एक योजना है। उनकी जीपें 4 दलों में बढ़ जाती है। एक दल के मुख्य हैं लेफ्टिनेंट कैरल मैथर। वो रात भर चलते हैं और फिर सुबह होने पर अपनी जीपों को घनी झाड़ी में छिपाते हैं और नाश्ता बनाने का सोचते हैं। सॉसेज की चटपटाहट और उबलते पानी की गड़गड़ाहट के बीच उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। एक जर्मन डाइव बॉम्बर उनके ऊपर से गुजरता है। उसके चक्कर लगाते ही सैनिकों का पसीना छूटता है। राहत की सांस लेते हुए उन्हें एहसास होता है कि जर्मनों ने उन्हें नहीं देखा, तो वो अपना खाना बनाना जारी रखते हैं। तभी अचानक उन्हें एक और दिखाई देता है। मेथर फुसफुसाते हैं और फिर सैनिकों को चिल्लाते हैं। सभी 12 सैनिक झाड़ियों के नीचे छिप जाते हैं। तब तक फ्रेंच समूह खतरनाक रूप से खुले में है। वो किसी तरह से एक छोटे टीले के नीचे छिप जाते हैं, पर ये काफी नहीं है और उन्हें भी दूर से इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ज़र्नेल आसमान को देखना शुरू करता है और उसकी नजर आते विमान पर पड़ती है। सभी जम जाते हैं क्योंकि 4 जर्मन स्टूका सीधा उनकी ओर बढ़ते हैं। उन्हें देख लिया गया। पलक झपकते ही गोलियां उन पर बरसने लगती हैं और सैनिक शीशे और रेत के घातक तूफान में फंस जाते हैं। इसी दौरान स्टर्लिंग की टीम दफना रही होती है अपने मरे साथी जॉन रॉबसन को। उन्हें कोई जर्मन विमान नहीं दिखता, तो वो इस शांति के पल का इस्तेमाल उसे सैन्य सम्मान के साथ दफनाने के लिए करते हैं। उसकी कब्र को डिब्बे से बनी एक क्रॉस से निशान बनाते हैं, पर वो शांत श्रद्धांजलि एक इंजन की आवाज से टूट जाती है। वो जम जाते हैं और ऊपर देखते हैं। एक और स्टूका बॉम्बर से नजरें मिलती हैं। शुक्र है वो उन्हें नहीं देखता और आगे बढ़ जाता है।
फ्रेंच कैंप में ऐसा लगता है कि वो शायद हमले से बच गए। शोर और अफरा तफरी के बावजूद सभी ठीक है। तभी जर्मन वापस लौटते हैं। स्टूका कई मिनटों तक हमला करते हैं जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं होती। जैसे ही विमान जाते हैं, रेगिस्तान में सिर्फ हवा की सनसनाहट रहती है और एक धीमी दर्द भरी सांस। दूसरा कमांडर फ्रांसवा मार्टिन लड़खड़ाते हुए उठता है। ये तबाही है। 3 में से 2 जीपें नष्ट हो चुकी हैं और एक आदमी जमीन पर पड़ा है। ये जर्नल है। उसके पेट और कंधे में गोली लगी है। वो उसे बची हुई जीप में उठाते हैं और भाग निकलते हैं। रात होने पर मेथर का समूह रेगिस्तान में आगे बढ़ता है। उनके सैनिक प्यासे, धूप से झुलसे और हताश हैं, पर वो जिंदा हैं और जल्द ही वो मिलन बिंदु तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद पैडीमैन की टुकड़ी भी वहां पहुंचती है, जिन्हें ज्यादा सहना नहीं पड़ा। स्टर्लिंग की टुकड़ी भी वापस लौट रही है, पर उनके लिए इलाका जर्मन जितना मुश्किल दुश्मन साबित हो रहा है। एक जीप का टायर फट जाता है और सैनिकों को उसे छोड़ दूसरी जीप में चढ़ना पड़ता है। अब से उनका सफर बेहद धीमा होगा। इससे भी बदतर, उन्हें कोई निशान नहीं मिल रहा। वो खो गए हैं और खाना, पानी और ईंधन खत्म हो रहा है। अगर वो जल्द ही मिलन बिंदु नहीं ढूंढ पाए तो शायद कभी रेगिस्तान से बाहर ही न निकल पाए। वो दिन में आगे बढ़ने का जोखिम उठाने का फैसला करते हैं, पूरी तरह खो जाते हैं। स्टर्लिंग उस अंतहीन अनजाने रेगिस्तान को घूरते हैं और मन में उठते डर को दबाने की कोशिश करते हैं। चालक के हिसाब से वो सही दिशा में जा रहे हैं। उन्हें बस आगे बढ़ते रहना है और उम्मीद करनी है कि वो सही हैं। वो पूरे दिन झुलसती धूप में चलते हैं, पर फिर भी कुछ पहचानने लायक नहीं मिलता। जल्दी वो एक खड़ी चट्टान के पास पहुंचते हैं। वो फंस गए हैं। चालक अपनी जीप से उतरता है और नीचे उतरने का रास्ता ढूंढने चट्टान की ओर बढ़ता है। जब वो वहां पहुंचता है, उसकी आंख चमक उठती है। नीचे ब्रिटिश जीप खड़ी है, मिलन बिंदु पर। वो वापस दौड़ता है, अपने हाथ हवा में लहराते हुए। लक़द नजहना। स्टर्लिंग का समूह अपने ठिकाने पर पहुंचता है 29 जुलाई को, हमले के 2 दिन बाद। पर ये खुशी का मौका नहीं है। रेगिस्तान में दौड़ती जीप में मार्टिन ज़िरनहेल को फर्स्ट एड देने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं। हर पल के साथ उसकी त्वचा पीली पड़ती है, उसकी सांसें धीमी होती हैं और उसका दिल तेजी से धड़कता है। जब तक उन्हें मिलन बिंदु दिखता, सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी और ज़िरनहेल ये जानता है। वो मार्टिन को खींचता है और अंतिम शब्द कहता है, सअत्रुकुकुम या रिजाल, सअज़हबु बिसलाम। फिर उसकी सांसें थम जाती हैं। डेविड स्टर्लिंग को शानदार सेवा के लिए डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया। कुछ महीनों बाद एल टुकड़ी को आधिकारिक तौर पर स्पेशल एयर सर्विस के नाम से जाना गया। मार्टिन को ज़िरनहेल के सम्मान में एक कविता मिलती है। इसे अब पैराट्रूपर की प्रार्थना कहते हैं और यह फ्रेंच हवाई बलों की आधिकारिक कविता है।